आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम कभी शान, रुतबा और ऐश से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा नाम जिसे भारत ने किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा। लेकिन हर गुड टाइम से पहले एक जन्म होता है, एक परवरिश होती है और एक सोच बनती है। विजय माल्या की कहानी भी वहीं से शुरू होती है। कोलकाता, यहीं जन्म हुआ विजय विट्ठल माल्या का। वह किसी आम परिवार में पैदा नहीं हुआ था। उसने गरीबी नहीं देखी, उसने अभाव नहीं देखा। वह पैदा हुआ था एक ऐसी दुनिया में जहां सत्ता, पैसा और पहचान पहले से मौजूद थी। उसके पिता विट्ठल माल्या भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक थे, यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन और शराब उद्योग का सबसे बड़ा नाम। विजय माल्या ने बचपन से ही बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, बड़े बड़े लोग देखे और बड़ी बड़ी बातें सुनी। जब दूसरे बच्चे सपने देखना सीख रहे थे, विजय माल्या सपनों के बीच जी रहा था। मैं जब उसके बचपन को देखता हूँ तो समझ आता है वह सिर्फ पला नहीं, उसे एक शाही जीवन दिया गया। उसके घर में बिजनेस मीटिंग्स होती थीं, जहां फैसले लिए जाते थे करोड़ों के, हजारों लोगों की जिंदगियों के। यहीं उसके दिमाग में ये बैठ गया कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं है, वह भीड़ से अलग है। उसकी पढ़ाई कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से शुरू हुई। बाद में उसने सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। लेकिन असली बदलाव तब आया जब वह भारत से बाहर गया, लंदन ने विजय माल्या को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, उसे एक नजरिया दिया। वहां उसने सीखा कि लग्जरी कैसे दिखाई जाती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है और लाइफस्टाइल को सपना कैसे बनाया जाता है। यहीं से उसके भीतर एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक शोमैन जन्म लेने लगा। उसके पिता विट्ठल माल्या अनुशासन में विश्वास करते थे। उनके लिए बिजनेस का मतलब था नियंत्रण, गणना और स्थिरता। विजय माल्या बिजनेस को एक स्टेज की तरह देखने लगा था, जहां सफलता सिर्फ कमाने में नहीं, दिखाने में भी होती है। यहीं से पिता और बेटे की सोच अलग होने लगी। फिर आया 1983, एक ऐसा साल जिसने विजय माल्या की जिंदगी का रास्ता बदल दिया। विट्ठल माल्या का अचानक निधन हो गया। सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या के हाथों में आ गई यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की पूरी कमान। पूरा कॉर्पोरेट इंडिया उसे देख रहा था। सवाल उठ रहे थे, क्या ये ग्लैमरस लाइफस्टाइल वाला लड़का इतनी बड़ी एम्पायर संभाल पाएगा? और शायद यही सवाल विजय माल्या खुद से भी पूछ रहा था। उसके भीतर एक जिद थी, खुद को साबित करने की। वह सिर्फ एक वारिस नहीं बनना चाहता था, वह इतिहास बनाना चाहता था। उसका सपना साफ था, बिजनेस ऐसा हो जो मुनाफा भी दे और चमक भी। यही जन्म ले रही थी गुड टाइम्स की सोच। लेकिन यही सोच आगे चलकर उसे ऊंचाइयों तक ले गई और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी। उस आगे की कहानी में शराब से लेकर विमान तक है, आईपीएल से लेकर बैंकों का पैसा है और एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो सब आगे है। जब कोई किसान अपना कर्ज नहीं चुकाता तो उसका खेत बेच दिया जाता है। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल चुनते थे। जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आता था, उसकी करियर एक रात में रॉकेट की तरह उड़ जाती थी। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, इन्हें इस कैलेंडर से पहले ही लॉन्च किया गया था। लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाते थे। उन्हें वही विस्की मिलती थी जिसमें शराब की मात्रा ज्यादा होती थी। वो ज्यादा नशा करती थी। लेकिन कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं और अगर ये झूठ निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जब वो अपने प्राइवेट जेट से सफर करते थे तो उनके साथ करोड़ों के हाइब्रिड कुत्ते भी चलते थे। चमक दमक वाले विजय माल्या से वो सम्मानित संसद सदस्य बन गए। देखो, अगर किसी गरीब को 1 लाख का कर्ज लेना हो तो बैंक लाखों डॉक्यूमेंट मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है और कई और चीजें भी। और कर्ज वापस न करने पर रिकवरी वाले उसकी जिंदगी में चैन नहीं छोड़ते, चाहे कोविड का टाइम हो या कुछ भी। इन चीजों में सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा आम लोगों की मेहनत का नतीजा होता है। लेकिन लोग गुस्सा हो जाते हैं जब वही बैंक बिना किसी गारंटी के सिर्फ नाम पर करोड़ों का लोन अमीर आदमी को दे देता है और वो आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। पैसे होने के बावजूद भी लोन वापस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि ऊपर से नीचे तक, चाहे सरकार हो या सरकारी बैंक, कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से भारत में एक ऐसा चलन है जिसमें ताकतवर लोग आम लोगों की कमाई के करोड़ों रुपए चुरा लेते हैं और आराम से यूके में बैठा है। अब आगे जब मैं सारी बातें बताऊंगा तो तुम खुद कहोगे कि लोन के नाम पर इंडिया में किस तरह का तमाशा रचा गया है। और सारे बड़े बड़े लोग इस शो को आंख बंद करके देख रहे हैं, क्योंकि उनके अपने हिस्से जुड़े हुए हैं। अब जो विजय माल्या ने किया, मुझे यकीन है तुमने सुना होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स दूंगा। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या ने कानून का तमाशा कैसे बनाया और यूके के लिए फरार हो गया।
और सब लोग देखते ही रह जाते हैं। अब विजय माल्या के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी मैं दूंगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुनवाई के रिकॉर्ड, कोर्ट के फैसले और कई किताबों और न्यूज आर्टिकल से ली गई है, जो मैं आपके सामने वैसे ही रखूंगा। इनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप एक बार जरूर चेक करें। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए और जानने के लिए कि इसमें कौन कौन शामिल थे, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो आज़ादी से पहले साल 1915 की बात है। उस वक्त भारत में कई छोटी छोटी बियर कंपनियां थीं, जो ब्रिटिश सैनिकों के लिए बियर बनाता था। उसी वक्त एक आदमी था जिसका नाम थॉमस था। उसने सारी छोटी छोटी बियर बनाने वाली कंपनियों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। और जब ये सब हो रहा था, तभी एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन था जिसने दून स्कूल से पढ़ाई की थी। उसका नाम था विट्ठल माल्या। उसे पता था कि ये कंपनी जरूर आगे बढ़ेगी। उसने पहले ही इस क्षेत्र में पैसा लगाया था और कंपनी का बैलेंस शीट भी देख चुका था। तो उसने जो किया वो था, हर छोटे छोटे वक्त के अंतराल पर वो इसके शेयर खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी उस वक्त जब कोई और शेयर नहीं खरीद रहा था। और उसने ये कई सालों तक किया। वो इस कंपनी का बड़ा शेयरधारक बन गया। अब अगले 32 सालों तक ये कंपनी चलती रही। इसके शेयर खरीदे जाते रहे और साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तब इस कंपनी का कमांड 22 साल के विट्ठल माल्या को सौंप दिया गया, क्योंकि सबसे पहले वो बहुत चालाक, होशियार, पढ़ा लिखा और सबसे जरूरी बात समझदार था। उसके पास इस कंपनी के ज्यादातर शेयर थे, इसलिए सबसे पहले उसे यूबी ग्रुप का डायरेक्टर चुना गया और फिर अगले साल उसे यूबी ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया। विट्ठल माल्या की नेतृत्व में ये कंपनी भारत की बाकी कंपनियों से आगे निकल गई और तेजी से प्रगति करने लगी। अगले 4 साल के अंदर यानी 1951 में यूबी ग्रुप ने मैकडैवल को खरीदा। इसके साथ ही उसने दूसरी कंपनियां भी खरीदी, लेकिन मैकडैवल को खास तौर पर बताया गया। ये सब कुछ हो रहा था और इसी दौरान कुछ ही सालों में विट्ठल माल्या ने ललिता रामैया से शादी कर ली। फिर आगे 18 दिसंबर 1955 को उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम विजय माल्या रखा गया। आगे चलकर विट्ठल माल्या ने 2 बार शादी की, लेकिन उनका सिर्फ एक बेटा था, विजय माल्या। अब विजय माल्या ऐसे अमीर घराने में पैदा हुए कि उन्होंने कभी आम बच्चों की तरह जिंदगी नहीं जिया। जब भारत में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, तब विजय माल्या बैटरी से चलने वाली कारों में घूमते थे, जो भारत में देखने को भी मुश्किल थी। जब विजय माल्या सेंट जेवियर्स कॉलेज जाते थे, तब उनके पास एक स्टैंडर्ड हेराल्ड कार होती थी, जिसका उन्होंने साइलेंसर जानबूझकर हटा रखा था, ताकि जब वो कॉलेज में दाखिल हों तो ये बहुत शोर मचाता था और हर कोई उसकी तरफ देखता था। उसी के साथ साथ विजय माल्या भी बड़ा हो रहा था और उनके पिता विट्ठल माल्या का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था। विट्ठल माल्या ने अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे कि विदेशी शराब के ब्रांड्स जो इंपोर्ट किए जाते थे और फिर बेचे जाते थे। विट्ठल माल्या ने साल 1959 में कहा कि जो शराब तुम बाहर बना के इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, वो इंडिया में ही बनाओ और सप्लाई करो। इसे IMFL यानी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर कहा गया। आज के वक्त में भी ये बोतलों पर लिखा होता है, जो इस तरह से विकसित हुआ था। अब कुछ साल बाद विजय माल्या ने कॉलेज पूरा कर लिया था और जैसे ही वो ग्रेजुएट हुआ, विट्ठल माल्या ने धीरे धीरे विजय माल्या को अपने व्यवसाय में शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि भविष्य में उनका बेटा ही पूरा कारोबार संभालेगा। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को ट्रेनिंग भी दी। साल 1970 में विट्ठल माल्या ने विजय माल्या को अमेरिका भेजा, जहां विजय माल्या ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सीखा। इसके साथ ही विट्ठल माल्या ने विजय माल्या का इंटर्नशिप अमेरिकन होस्ट ग्रुप में शुरू करवाया, जो कि यूबी ग्रुप का हिस्सा था, जो अमेरिका से ऑपरेट हो रहा था। अब ये सब पूरा करने के बाद विजय माल्या फिर से इंडिया लौटे। इंडिया वापस आने के बाद विजय माल्या रोजाना यूबी ग्रुप के कामकाज को देखते थे और जो भी मैनेजमेंट के तरीके उन्होंने बाहर से सीखे थे, उन्हें इंडिया में यूबी ग्रुप में लागू करने लगे। जैसे कि पहले यूबी ग्रुप में कोई हायरार्की नहीं थी, सारे मैनेजर सीधे विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले विजय माल्या ने एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि VP और AVP के पद। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट M श्रीनिवास और विजय माल्या को रिपोर्ट करता था और फिर ये दोनों विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। ऐसे ही उन्होंने हायरार्की को बनाए रखा और पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया। यूबी ग्रुप पूरी तरह से शराब के कारोबार पर आधारित था। हालांकि उनके कई और बिजनेस भी थे, लेकिन यूबी ग्रुप की असली कमाई यहीं से होती थी। और जैसे ही भारत में सभी शराब की इंडस्ट्रीज पूरी तरह से गिरने लगी, वे लोग डर गए। शराब कंपनियों के मालिक अपनी संपत्तियां बेचने लगे, लेकिन विट्ठल माल्या और विजय माल्या ने बिल्कुल उल्टा किया। विट्ठल माल्या का मानना था कि भारत सरकार शराब पर लंबे समय तक पाबंदी नहीं लगा सकती। किसी भी देश में शराब को ऐसे लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जिन शराब कंपनी के मालिकों ने अपनी संपत्तियां कम दाम में बेच दी थीं, वे लोग उन संपत्तियों को खरीदने लगे। और कुछ समय बाद जैसे विट्ठल माल्या ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। भारत में फिर से शराब की अनुमति मिल गई और इसी खास घटना की वजह से यूबी ग्रुप के सारे प्रतियोगी डूब गए।
इस घटना के बाद उन्होंने खाने पीने, फार्मा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भी निवेश करने की कोशिश की, लेकिन यूबी ग्रुप का सबसे बड़ा मुनाफा शराब से ही आता था। लेकिन इस घटना के बाद विजय मल्ल्या या विट्ठल मल्ल्या दोनों का सपना था कि शराब उद्योग का वो टैग हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों और उद्योगों में भी पैसा लगाया। अब 1 साल बाद, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं थे, तो विजय मल्ल्या पुराने कंपनी के दस्तावेज देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि यूबी ग्रुप ने एक कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था द कैसल ब्रूअरीज, जिसका लोगो किंगफिशर पक्षी जैसा था। वो लोगो अभी वाले लोगो से थोड़ा अलग था। तो ये कंपनी कैसल ब्रूअरीज यूबी ग्रुप ने बंद कर दी थी, लेकिन विजय मल्ल्या को उसका लोगो बहुत पसंद आ गया, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा बदलकर फिर से लॉन्च किया। और इसे फिर से लॉन्च करने का मकसद था मोहन मैकिन गोल्डन ब्रांड। जो यूबी ग्रुप छोड़ रहे थे, उन्होंने उसके खिलाफ एक बियर लॉन्च की। शुरू के कुछ महीनों में विट्ठल मल्ल्या इसके खिलाफ थे, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद विजय मल्ल्या अपने पिता को मनाने में कामयाब हो गए और साल 1978 में उन्होंने किंगफिशर को फिर से लॉन्च किया। लेकिन उस वक्त भी किंगफिशर बियर या ब्रांड पूरे भारत में नहीं लॉन्च हुआ था, क्योंकि राज्यों के बाहर बेचने में शराब उद्योग में कई नियम कानून होते हैं, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। इसलिए ये केवल कुछ राज्यों में ही चला। पूरे भारत में इसकी गैर मौजूदगी के कारण किंगफिशर ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहा था, थोड़ा कमा रहा था पर ज्यादा नहीं। ये ब्रांड बनाने के बाद भी 3-4 साल तक विट्ठल मल्ल्या और विजय मल्ल्या धीरे धीरे यूबी ग्रुप को शराब इंडस्ट्री में बढ़ाते रहे। अब आते हैं साल 1983 पर। विजय मल्ल्या करीब 28 साल के थे और उसी साल अक्टूबर महीने में वो कंपनी के काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गए और अगले दिन 13 अक्टूबर 1983 को मुंबई में कैथे पैसिफिक एयरलाइन की तरफ से एक कॉकटेल पार्टी रखी गई थी, जिसमें विजय मल्ल्या के पिता विट्ठल मल्ल्या भी शामिल हुए थे। और उस पार्टी में उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। विट्ठल मल्ल्या की उम्र लगभग 58 साल थी जब उनकी मौत हुई। जैसे ही विजय मल्ल्या को यह पता चलता है, वो भारत वापस आ जाता है। जब आम घर में ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो लोग दुखी होते हैं, माहौल अलग होता है। लेकिन बिजनेस फैमिलीज में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। वहां बात शुरू होती है कि अब बिजनेस कौन संभालेगा। विट्ठल मल्ल्या के बाद यूबी ग्रुप की टॉप मैनेजमेंट में कई लोगों को लगा कि विजय खुद चेयरमैन बनेंगे, लेकिन मल्ल्या परिवार के पास ज्यादातर शेयर थे और जिसमें से विजय मल्ल्या के पास यूबी ग्रुप के 2/3 हिस्से थे, जो उन्होंने मल्ल्या प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लिए थे। तो काफी हलचल मची, कई तरह की रणनीतियां अपनाई गईं, लेकिन इसके बावजूद विजय मल्ल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। अब चेयरमैन बनने के बाद समस्या ये थी कि क्योंकि पिता मौजूद नहीं थे और यूबी ग्रुप के 4 क्षेत्रीय प्रमुख और शीर्ष प्रबंधन खुद चेयरमैन बनना चाहते थे, विजय मल्ल्या को शक हुआ कि अगर मैं इन लोगों से सलाह लूंगा तो वो सही सलाह नहीं देंगे। उसने जब संभाला था तब टर्नओवर 350 करोड़ था और वैल्यूएशन करीब 40 करोड़ की थी और बिक्री की मात्रा 3.8 मिलियन केस की थी। एक केस में 9 बोतलें होती हैं, हर बोतल 750 ml की। जैसे ही वो चेयरमैन बना, मल्ल्या ने जब बैलेंस शीट देखी तो उसे समझ में आया कि यूबी ग्रुप का असली मुनाफा शराब से आता है। इसलिए विजय मल्ल्या ने भी शराब पर ध्यान केंद्रित किया। एक समय ऐसा था कि यूबी ग्रुप की मुख्य बिक्री केयर फिप्सिन से होती थी। ये यूबी ग्रुप का हिस्सा था जो जिन बनाता था। ये एक मौसमी ड्रिंक है। इससे काफी बड़ा मुनाफा हुआ था, लेकिन दूसरे सीजन में सेल्स नहीं हो पाई, जिसके कारण पूरे साल का मुनाफा बराबर हो गया। इसलिए विजय मल्ल्या ने जिन की बजाय दूसरी विस्की कैटेगरीज पर ध्यान दिया ताकि मुनाफा बढ़ सके। सबसे पहले उन्होंने ऐसी विस्की पर फोकस किया जो हर सीजन चले और नए ब्रांड्स जैसे रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर लॉन्च किए, जिनकी खूब मार्केटिंग भी हुई। महीने भर इसमें निवेश किया गया, लेकिन दोनों ब्रांड्स सफल नहीं हो पा रहे और फेल हो गए। अब इसी वजह से काफी हंगामा हो रहा है कि विजय मल्ल्या यूबी ग्रुप को बर्बाद कर देंगे ऐसे फैसले लेकर। HP भगत और M श्रीनिवास राव, जिनका विट्ठल मल्ल्या के समय राजस्व बढ़ाने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, उनका नाम आगे आने लगा कि वे कंपनी संभालें। असल में मल्ल्या का परिवार भी सोचने लगा कि विजय मल्ल्या को पीछे हट जाना चाहिए और वो आगे आए। लेकिन मल्ल्या पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वो किंगफिशर में शामिल हो गया। यहीं से मल्ल्या ने नए ब्रांड्स बनाने बंद कर दिए और पुराने स्थापित ब्रांड्स पर काम करने लगा। उसने सभी टॉप मैनेजमेंट को दोबारा बुलाया और मैनेजमेंट के सामने मल्ल्या ने कहा कि उसे बियर बेचना है। इस नए ब्रांड का नाम है किंगफिशर लागर। इसमें जो भी पैसा लगेगा वो यूबी ग्रुप के लाभ से ही आएगा। किंगफिशर कहते ही प्रॉको को हंसी आ गई, क्योंकि उस समय किंगफिशर सफल नहीं था। तो मल्ल्या ने उनसे कहा कि किंगफिशर के साथ कई और किंगफिशर ब्रांड्स भी बनाए जाएंगे, जैसे किंगफिशर स्ट्रॉन्ग और किंगफिशर लाइट। सभी अलग अलग चीजों को ट्राई किया जाएगा।
किंगफिशर को पूरे भारत में बेचना था, इसलिए सभी राज्यों में अलग अलग लाइसेंस लिए गए, जिससे उसे नियम कानून भी मानने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने अलग अलग राज्यों के हिसाब से किंगफिशर के अलग अलग वेरिएंट्स बनाए, जिससे पूरे भारत में किंगफिशर को बेचा जा सके। और इसी तरह किंगफिशर के वेरिएंट्स बनाने के बाद किंगफिशर सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया। किंगफिशर की सबसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसीलिए किंगफिशर बियर को इसी कंपनी के नाम से बेचा जाता है। किंगफिशर की सफलता के बाद उन्होंने कई और शराब बनाने शुरू किए। ज्यादातर महिला प्रतियोगियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोडका बनाना शुरू किया। 2004 तक यूबी ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदारी शराब से ही आती थी। किंगफिशर बियर बनाने के बाद मल्ल्या ने सोचा कि इससे और मुनाफा कमाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइन शुरू किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किंगफिशर एयरलाइन सफल नहीं हो पाई और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण किंगफिशर बिजनेस बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से मल्ल्या को कॉरपोरेट उद्योग में भारी नुकसान उठाना पड़ा और साथ में बेहद कर्ज भी लेना पड़ा। यूबी ग्रुप के कई सारे निवेश डूब गए, जिनकी भरपाई करने के लिए उन्होंने यूबी ग्रुप की शराब भी बंद कर दी। किंगफिशर एयरलाइन के बंद होने के बाद उनकी पहली समस्या ये थी कि मल्ल्या कई बैंकों से कर्ज ले चुके थे और उनके पास संसाधन नहीं थे। वे बैंकों को पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। दूसरी समस्या ये थी कि बैंकों ने उन पर केस किया और केस जीतने के बाद किंगफिशर की सभी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और जिस वजह से मल्ल्या को भारत छोड़ना पड़ा और वे लंदन चले गए। मल्ल्या के जाने के बाद यूबी ग्रुप के तमाम निवेश डूब गए और जितनी भी बिक्री हो रही थी वो सिर्फ किंगफिशर बियर से ही हो रही थी। तो बाद में इसे कॉर्पोरेट चार्टर्ड प्लेन्स के लिए चलाया गया, लेकिन मल्ल्या ने कहा कि मैंने मन बना लिया है, इस बार तैयारी शुरू करो और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 7 मई 2005 को इसे सिद्धार्थ के जन्मदिन पर लॉन्च करेंगे। विजय मल्ल्या खुद किंगफिशर एयरलाइंस में 400 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। अब सिद्धार्थ का जन्मदिन करीब आता है, लेकिन पूरी मेहनत के बावजूद भी ये 2 दिन लेट हो जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस 7 मई की बजाय 9 मई 2005 को लॉन्च होती है, सिद्धार्थ मल्ल्या के जन्मदिन के 2 दिन बाद। अब जैसे ही किंगफिशर लॉन्च हुआ, हर जगह उसकी लग्जरी एक्सपीरियंस की चर्चा होने लगी। न्यूज़, टीवी, पेज 3 हर जगह बात हो रही थी। पहले जहां सिर्फ फ्लाइट में मैगजीन रखी जाती थी, वहीं किंगफिशर में स्क्रीन लगाई गई थी। बैठते ही हेडफोन मिलते थे, बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलता था और एयर हॉस्टेस भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग वाली होती थी, जिन्हें खुद मल्ल्या चुनते थे। दरअसल कई लोग तो टिकट सिर्फ उन अच्छी ट्रेनिंग वाली एयर हॉस्टेस को देखने के लिए खरीदते थे। 1 साल के अंदर ही किंगफिशर में जबरदस्त शुरुआत कर ली। हर जगह किंगफिशर की बात हो रही थी और उसे कई अवार्ड भी मिले। पेज 3 पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मल्ल्या ने जो पैसे लगाए थे उससे अभी तक मुनाफा नहीं हुआ था। हाँ, ब्रांड जरूर बन गया था। अब ये सब देखकर विजय मल्ल्या ने और प्लेन खरीदने का सोचा, जिसके लिए वो IDBI के पास गया, लेकिन यूबी ग्रुप के कुछ नियमों को लेकर दिक्कतें थी, इसलिए IDBI ने लोन देने से मना कर दिया। फिर भी विजय मल्ल्या ने निवेश किया और प्लेन मंगवाए। इसके बाद विजय मल्ल्या ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने का मन बनाया, लेकिन सिविल एविएशन के नियमों में एक क्लॉज था जिसके अनुसार एयरलाइंस को कम से कम 5 साल तक घरेलू उड़ानें चलानी चाहिए, तभी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस मिलेगा। उस वक्त जेट एयरवेज के अलावा सिर्फ एक ही एयरलाइन थी जिसने 5 साल पूरे किए थे, वो थी एयर डेक्कन, जिसे GR गोपीनाथ चलाते थे। ये एयर डेक्कन एयरलाइन ने इंडियन एयरलाइन की नस पकड़ ली थी, क्योंकि ये घरेलू उड़ानें बहुत सस्ते दामों पर देती थी। सच बताऊं तो कुछ रूट्स पर उन्होंने टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपए रखी थी। उनकी लग्जरी से कोई लेना देना नहीं था। उनका मुख्य मकसद था लोगों को कम दाम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जहां हवाई जहाजों में पहले 2 टॉयलेट होते थे, लेकिन उन्होंने उसे घटाकर 1 कर दिया और 2 और सीटें लगा दी। तो इस तरह से वो ऑपरेट करते थे, मतलब किंगफिशर के स्टाइल के बिल्कुल उलट। और एयर डेक्कन की सस्ती कीमतों की गेम ने किंगफिशर और दूसरी एयरलाइनों को परेशान कर दिया। तो विजय मल्ल्या ने सोचा कि अगर हम ये एयरलाइन खरीद लेंगे तो 2 काम हो जाएंगे। पहला, हमें इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाएगा और दूसरा, मुकाबला खत्म हो जाएगा। और मल्ल्या इतने बेचैन थे कि फरवरी 2007 में बिना कोई बैलेंस शीट चेक किए ही उसने साफ साफ इसे हासिल कर लिया। और इसे हासिल करने के बाद उसने कुछ ऐसे बदलाव किए जो उनके लिए भविष्य में फायदेमंद नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने इसे हासिल किया और तुरंत इसका नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया। दूसरा, एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये लोग सस्ते दामों पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। टिकट्स बहुत सस्ते थे, लेकिन ये खासियत बदल दी गई। किंगफिशर रेड बनाने के बाद इसकी सुविधाएं बढ़ा दी गई। विजय मल्ल्या का मानना था कि हम किंगफिशर हैं, चाहे हम सस्ते टिकट दें, लेकिन सुविधाओं में कोई समझौता नहीं करेंगे।
तो एक तरह से किंगफिशर ने एक अच्छी चलती फिरती और मुनाफे वाली फ्लाइट को महंगे दाम में खरीदा और उसे उसी नाम से किंगफिशर फ्लाइट बना दिया। और कुछ समय बाद उन्होंने इसकी कीमत भी बढ़ा दी। जब कीमत बढ़ी तो लोग दूसरी एयरलाइंस की तरफ चले गए जो इससे भी कम दाम में सफर करवा रही थी। असल में विजय मल्ल्या को यह बात समझ ही नहीं आई कि भारत में लोग सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। क्या है, आप सुविधाएं बढ़ाओ या घटाओ, दूसरी एयरलाइंस की तुलना में किंगफिशर का चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। इसका कारण था कि वे दूसरी एयरलाइंस की तुलना में काफी सुविधाएं देते थे। जब उन्होंने एयरलाइंस शुरू की तो उन्होंने दूसरी एयरलाइंस के कर्मचारियों को अपने यहां लुभाना शुरू कर दिया। 75% वेतन बढ़ोतरी दी गई, इसलिए कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर किंगफिशर में चले गए। इस तरह किंगफिशर ने अपनी एक पहचान बनाई, लेकिन खर्चों की वजह से कभी मुनाफे में नहीं रह पाया। अब आते हैं साल 2008 पर, और यहीं से किंगफिशर की परेशानियां शुरू होती हैं। मल्ल्या का किंगफिशर के बारे में जो सोच था वो था इसे बढ़ाना और मुनाफा कमाना। ये काम नहीं करता। अब इसके बाद मल्ल्या बैंक की तरफ मुड़ता है और बैंक से लोन लेने पहुंचता है। अब बैंक एक कंसोर्टियम बनाता है लोन पास करने के लिए। कंसोर्टियम लोन में सारी बैंक मिलकर लोन देती हैं और एक बैंक संपर्क का मुख्य केंद्र होता है। तो इस केस में एसबीआई ने 17 बैंकों का कंसोर्टियम बनाया और लोन पास किया, और एसबीआई मुख्य संपर्क बिंदु था। अब कुछ दिन बाद मल्ल्या फिर से लोन लेता है, इस बार आईडीबीआई बैंक से, और रकम थी 900 करोड़ रुपए, जो पहले मना कर दिया गया था। उस रविवार को जब बैंक बंद होते हैं, बैंक खुल गए उस दिन और लोन प्रोसेस हो गया, और सिर्फ 2 दिन में उसे लोन मिल जाता है। जो लोन की रकम मैं बता रहा हूं वो अलग अलग जगह पर थोड़ी अलग लग सकती है। कहीं जुर्माना जुड़ जाता है, कहीं ब्याज बढ़ जाता है, इसलिए ये नंबर बदल सकता है। अब उसके पास पैसे आ गए थे और फ्लाइट्स भी खरीद ली गई थी। तो किंगफिशर ने 2008 में बेंगलोर से लंदन के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू की, और उसी साल आईपीएल की टीम भी बन रही थी। 446 करोड़ में मल्ल्या ने उसी वक्त आईपीएल की टीम भी खरीद ली। तो एक तरफ लोन लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ टीम्स को कई 100 करोड़ों में खरीदा जा रहा था। तो यहीं से सब चीजें लंबे समय तक चलती रहीं। उसके बाद ग्लोबल मंदी शुरू हो गई और तेल के दाम बढ़ गए, जिससे यात्रियों की खरीदने की ताकत भी कम हो गई, क्योंकि उनके नौकरियों में भी दिक्कत आई थी। तो ऐसे समय में सिर्फ किंगफिशर ही नहीं, बाकी एयरलाइंस को भी बड़ी हानि उठानी पड़ी। लेकिन बाकी फ्लाइट्स जो उस वक्त बहुत ही सतर्क तरीके से चल रही थीं, मल्ल्या ने इसके उलट काम किया। उसी समय जून 2009 में मल्ल्या ने और ज्यादा प्लेन खरीदे। A330 मॉडल, फिर अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल खरीदा गया। लोगों को लगा कि कौन सा बिजनेस मॉडल है ये। जब बाकी एयरलाइंस कुछ कर ही नहीं पा रही थीं, वो लगातार प्लेन खरीद रहा है। फिर आता है जून 2010 का वक्त, और उस समय बीजेपी और जनता दल की मदद से मल्ल्या बन गए राज्यसभा के सांसद। अब वो लगातार सांसद बने रहते थे और हर पार्टी उनका समर्थन करती थी, लेकिन वो सिर्फ नाम के सांसद थे। पूरे समय में उन्होंने संसद के फर्श पर कभी किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया। अपनी अवधि में उन्होंने कुछ सवाल जरूर पूछे थे, बाकी उसने खुद से कोई सवाल नहीं किया। बदले में उसने कर्नाटक से जुड़े कुछ सवाल उठाए, लेकिन लोग इस बात पर भी शक करते हैं कि ये सवाल उसके खुद के हैं या उसने अपने मैनेजर को बता दिया और समय समय पर भिजवा दिए। संसद में एक सांसद के पास खास अधिकार होता है जिसमें पूरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उसने एक भी बार इसका इस्तेमाल नहीं किया। कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाया, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टीज उसे सांसद बनाने में मदद कर रही थी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं। फिर जब वो फिर से सांसद बनकर आए तो कुछ ही दिन बाद उन्होंने फिर से एसबीआई से लोन लिया। एसबीआई ने कंसोर्टियम बनाया और उसे 1600 करोड़ का लोन मंजूर कर दिया। जैसे ही उसे लोन मिला, उसने फिर से खरीदारी शुरू कर दी। उसने बोइंग 777 खरीदा। अगर सारे छोटे बैंकों के लोन जोड़ो तो उस वक्त उसने काफी लोन लिया था, जो कि 7000 करोड़ से ज्यादा था। कहीं कहीं तो यह आंकड़ा 8000 तक भी बताया जाता है, कहीं कहीं तो 9000 तक भी मिल जाता था, लेकिन औसतन उसने 7000 से ज्यादा का लोन लिया था। अब जब बैंक लोन दे रहा था तो सब सोचते थे कि बैंक सोच समझकर लोन दे रहा है। शायद उन्होंने सिक्योरिटी रखी होगी, जैसे आम आदमी से करते हैं जब पैसे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं निकला। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा क्यों। उस वक्त किंगफिशर की कीमत काफी बढ़ गई थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था। ग्लोबल मंदी आ गई थी, तेल की कीमतें बढ़ गई थी, तो धीरे धीरे उसके वेंडर्स पैसे नहीं दिए जा सके, और इसी वजह से कई ऑयल कंपनियों जैसे एचपी और भारत पेट्रोलियम ने किंगफिशर को तेल देने से रोक दिया, क्योंकि वो पुराने बिल साफ नहीं कर पा रहा था। वहीं इंडियन ऑयल ने कहा कि हम किंगफिशर को बैन नहीं कर रहे, लेकिन हमें पहले पेमेंट चाहिए तभी तेल देंगे।
तो ये सिर्फ ऑयल कंपनियों की समस्या नहीं थी। बैंगलोर और हैदराबाद एयरपोर्ट्स ने भी लैंडिंग चार्ज पहले लेने शुरू कर दिए, क्योंकि किंगफिशर के प्लेन उतरते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, जो बकाया हो रहा था। इसलिए इन एयरपोर्ट्स ने किंगफिशर के लिए एक अलग नियम बना दिया कि हमें लैंडिंग चार्ज पहले से ही चाहिए थे। और इसके साथ ही लोन की किस्तें भी रुक गई थीं और वो डिफॉल्ट भी हो गए थे। केटरिंग वालों को उनके बिल भी पूरी तरह से नहीं मिले थे। अब इन सब वजहों से यात्रियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि सुविधाएं ठीक नहीं हैं, और जिन जिन वेंडर्स के बिल बकाया थे उन्हें नकली चेक दिए गए थे। मतलब चेक देते थे और चेक बाउंस हो जाता था। तो ये वेंडर्स चेक बाउंस होने पर कोर्ट के पास गए और किंगफिशर के खिलाफ केस कर दिया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किंगफिशर के CFO को सजा भी दी, क्योंकि उसका 50 लाख का चेक बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर हर तरफ फंसा हुआ था। स्टाफ की सैलरी भी बंद हो गई थी और ये कुछ महीनों से चल रहा था। स्टाफ हड़ताल पर जाने लगा था। अगर मुनाफा नुकसान की बात करें तो सिर्फ 2009 में ही एयरलाइन को 400 करोड़ का घाटा हुआ था, और ये उसकी पहली घाटे वाली साल नहीं थी। 2005 से लेकर जब तक किंगफिशर एयरलाइन चल रही थी, उसने एक भी बार मुनाफा नहीं कमाया था। इसके बावजूद उसने बैंक से लोन लिया, हर साल प्लेन खरीदे, और उन्होंने अपने खर्चे कम नहीं किए और पब्लिक रिलेशन में करोड़ों रुपए डाल दिए। कंपनी की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि विजय मल्ल्या जो तरीका अपना रहे थे उसमें स्टाफ की सैलरी रोक दी थी, लोन की किस्तें भी नहीं भर रहे थे। लेकिन जब जन्मदिन आता था तो 3 दिन तक जमकर पार्टी करते थे, जिसमें हेनरी के, स्पेनिश सिंगर्स और कैलेंडर मॉडल ऑडिशन जैसी चीजें होती थीं। चाहे कैलेंडर हो या स्पोर्ट्स इवेंट, लॉन्चिंग में करोड़ों रुपए लगते थे। तो ये सब तेजी से चल रहा था, और मल्ल्या ने अपनी सैलरी भी खुद तय कर रखी थी। वो किंगफिशर से 33 करोड़ रुपए सैलरी लेते थे और उसे समय पर भी देते थे। इतने सब होने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। मल्ल्या को इस वक्त थीम पार्टीज बहुत पसंद थी, तो वो वक्त वक्त पर थीम पार्टी करते रहते थे। आसपास के फेमस लोगों को बुलाते, और जब वो अपने प्राइवेट जेट में सफर करते तो उनके साथ लाखों की हाइब्रिड कुत्ते भी चलते थे। वो मर्सिडीज कार के बड़े फैन थे। अगर कोई मॉडल थोड़ी देर से बाजार में हो, फिर वो वही मॉडल फिर से खरीद लेता था। इस बार जब वो यूके गया तो उसने कहा कि वहां पहुंचने से पहले एक मर्सिडीज होनी चाहिए। तो उसके एक बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं विजय मल्ल्या से बात करता हूं, वहां पहले से ही 18-20 कारें हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए खरीदना सही नहीं होगा, इसे टाल सकते हैं, और उसी दिन खरीदने में भी बहुत दिक्कतें होंगी। ये सुनकर विजय मल्ल्या इतने गुस्से में आ गए कि बोले, अब मुझे उसी मॉडल की 2 मर्सिडीज चाहिए, और बस एक मर्सिडीज वहीं छोड़कर चले गए। उन्हें लाखों की नीलामी में जाकर चीजें खरीदने की आदत थी। उसने पहले ही टीपू सुल्तान की तलवार, गांधी जी की मूर्ति और कई दूसरी चीजें करोड़ों में खरीद। विजय माल्या ने किंगफिशर बियर की प्रोडक्शन में कुछ बदलाव किए, जैसे कि साउथ में बियर की मांग हमेशा रहती थी, लेकिन नॉर्थ में बियर की डिमांड सिर्फ गर्मियों में होती थी, जिसके कारण ऑफ सीजन में नॉर्थ की फैक्ट्रियां प्रोडक्शन बंद कर देती थीं। वहीं दूसरी तरफ साउथ की मांग पूरी नहीं हो पाती थी, तो विजय माल्या ने ऑफ सीजन में बंद होने वाली सारी प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दी, नॉर्थ में बियर बनाई और उसे साउथ में सप्लाई करने लगे। इसके चलते पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर हो गया। उन्होंने अपने प्रतियोगी को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात, बियर की बोतलें भरी जाती थीं और शराब कंपनी के लिए बोतलें एक बड़ा निवेश होती थीं। बियर की बोतलें डीलरों द्वारा खरीदी जाती थीं और खाली बोतलें लौटाई जाती थीं। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब ये डीलर बोतलें लौटाते थे तो आधी बोतलें टूटी होती थीं। असल में जो बोतलें वे लेते थे उनकी संख्या लौटाई गई बोतलों से ज्यादा होती थी। अब जब डीलरों पर दबाव डाला गया कि जो बोतलें तुम लेते हो उतनी ही वापस करनी होंगी, तो उन्होंने एक नया तरीका खोज लिया। जो स्क्रैप डीलर थे या जो लोग लोकल बोतलें बनाते थे, वे उनसे सस्ती बोतलें खरीदते थे और फिर वापस कर देते थे। इससे कंपनी को दिक्कत हुई, क्योंकि कंपनी ने बोतलें बनाने में बहुत पैसा लगाया था और इस वजह से मुनाफा कम हो रहा था। तो विजय मल्ल्या ने इसे समझा और बोतलों की जगह कैन इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही किंगफिशर की इमेज एक हल्की बियर की थी, जिसमें शराब लगभग 4% थी, जबकि लोग उसी कीमत में विस्की खरीद लेते थे जिसमें शराब की मात्रा ज्यादा होती थी और वो ज्यादा नशा करती थी। तो लोग उसे ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन विजय माल्या ने 8% स्ट्रॉन्ग अल्कोहल वाला ड्रिंक लॉन्च किया और इसके आने के बाद बियर की डिमांड और बढ़ गई। इसके कारण इतना मुनाफा हुआ कि मोहन मियाकिन गोल्डन ब्रांड को पीछे छोड़कर 1986 में किंगफिशर भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया। और इसी साल एक और बात हुई। विजय माल्या एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर कर रहे थे, जहां एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम समीरा त्याबजी था। उनसे विजय माल्या को प्यार हो गया और बाद में दोनों की शादी हो गई। और कुछ समय बाद 7 मई 1987 को उनका एक बेटा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ मल्ल्या रखा गया।
उसी साल उनका तलाक भी हो जाता है। लेकिन मल्ल्या यहीं नहीं रुके। अगले 2 सालों में उन्होंने भारत में बियर ब्रांड किंगफिशर को टॉप पर पहुंचा दिया। किंगफिशर ब्रांड सिर्फ एक नाम या ब्रांड नहीं, बल्कि भारत में खासकर युवाओं के बीच एक लाइफस्टाइल बन गया। और ये सब विजय मल्ल्या ने कुछ चालाकी से किया। दरअसल भारत में शराब के विज्ञापन पर पाबंदी थी, तो विजय मल्ल्या ने इसका एक नया रास्ता निकाला, सरोगेट विज्ञापनों के जरिए। इसमें किंगफिशर बियर की जगह किंगफिशर सोडा, किंगफिशर पानी की बोतल लॉन्च की गई और किंगफिशर बियर की बजाय ये विज्ञापन चलाए गए। पूरे इंडिया में किंगफिशर के नाम से इवेंट्स आयोजित किए गए और उस इवेंट में किंगफिशर के बोर्ड्स लगाए गए, ताकि अगले दिन जब खबरें और फोटो अखबारों में आए तो किंगफिशर साफ दिखे। किंगफिशर अवार्ड्स भी शुरू किए गए। हर जगह किंगफिशर का नाम इस्तेमाल किया गया। उसने अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया था। साल 1988 में उसने किंगफिशर डर्बी भी शुरू की। हालांकि खेलों का किंगफिशर बियर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें किंगफिशर का नाम आगे बढ़ाना था, इसलिए यह सब किया गया। और सबसे बड़ा फायदा किंगफिशर ब्रांड को तब मिला जब मल्ल्या ने किंगफिशर स्विमसूट कैलेंडर लॉन्च किया। इसे अतुल कसबेकर ने शूट किया था, जिसकी वजह से हर घर में हर जगह किंगफिशर की चर्चा होने लगी। इस कैलेंडर के लिए विजय मल्ल्या खुद मॉडल्स का चुनाव करते थे और किंगफिशर कैलेंडर इतना बड़ा हो गया कि जिस मॉडल का इस कैलेंडर से जुड़ाव था, उसकी करियर रातों रात रॉकेट की तरह उड़ गई। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, इन्हें भी फिल्मों से पहले इन्हीं कैलेंडर्स के जरिए लॉन्च किया गया था। और आगे चलकर उन्होंने फॉर्मूला 1 भी लॉन्च किया, जिसमें किंगफिशर का जोरदार प्रमोशन हुआ। विजय मल्ल्या ने कहा कि भले ही इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसका फायदा होगा, क्योंकि बाकी प्रतियोगियों के पास इसका कोई समाधान नहीं होगा। और यह सब इस तरह किया गया कि जैसे ही किंगफिशर का नाम लिया जाए, लोगों के दिमाग में तुरंत बियर की तस्वीर आ जाए। और ये सब मल्ल्या ने किया था। और उसी दौरान कई कंपनियां खरीदते हुए मल्ल्या ने पूरा बिजनेस ग्लोबल बना दिया। किंगफिशर 50 से ज्यादा देशों में उपलब्ध था। यूबी ग्रुप, जिसकी वैल्यूएशन मल्ल्या के शामिल होने के समय 40 करोड़ थी, कुछ ही सालों में उसकी वैल्यूएशन बढ़कर 6000 करोड़ हो गई। और जो लोग सोचते थे कि मल्ल्या कंपनी नहीं चला पाएगा, उसने इसका पूरा उल्टा किया। उसने किंगफिशर ब्रांड को सबसे ऊपर पहुंचा दिया और हर जगह सिर्फ इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। और इसी बीच साल 1993 में मल्ल्या ने फिर से शादी की, लेकिन उनका सिर्फ एक बेटा था, सिद्धार्थ मल्ल्या। अब पूरी शराब की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुनाफा होता है, लेकिन इसे चलाने में कई चुनौतियां भी हैं। पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बिना सरकार के ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जैसे अगर कोई कंपनी शराब को राज्य के बाहर भेजना चाहे तो उन्हें अलग से टैक्स देना पड़ता है और सारी नियम कानून राज्य सरकार देखती है। शराब की बोतल की कीमत भी राज्य सरकार तय करती है। ये भी राज्य सरकार ही तय करती है कि किसे शराब का लाइसेंस मिलेगा। ये सब भी सरकार के हाथ में है। तो अगर आप ये बिजनेस चलाना चाहते हैं तो सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर सरकार साथ नहीं देगी तो बिजनेस छोड़ दो, एक छोटी सी दुकान भी कोई अकेला नहीं चला सकता। तो इन सब बातों से निपटने के लिए मल्ल्या खुद राजनीति में आना चाहते थे, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और साल 2002 में मल्ल्या ने अपनी कनेक्शन के बारे में बात की और वो इसमें कामयाब भी रहे। उन्हें उनके होम स्टेट कर्नाटक से स्वतंत्र राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया और इसमें जनता दल और कांग्रेस भी उसका समर्थन करते हैं। तो जब ये बात उस दिन होती है, विजय मल्ल्या फ्लैम्बॉयंट से एक सम्मानित संसद सदस्य बन जाते हैं और यहीं से उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाती है। अब आता है 15 नवंबर 2004 का दिन और इस दिन वो नेदुंगड़ी को कॉल करते हैं, जो उनकी कंपनी के सीएफओ थे, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, और कहते हैं कि अगले साल वो किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करेंगे। सीएफओ ने ये सुनते ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसे पता था कि अगर मल्ल्या ने कहा है तो वो अगले साल ये जरूर करेंगे। और उसी दिन सीएफओ के जरिए बैंक से कॉल सेट होता है। बात काफी लंबी चली, लेकिन बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। विजय मल्ल्या ने इस पर कहा कि अब मैं बिना किसी लोन के एयरलाइन शुरू करूंगा। अगले दिन एयरबस इंडिया के हेड किरण राव के साथ फोन कॉल सेट होता है। असल में एयरबस वो कंपनी है जो पूरे विश्व में कमर्शियल एयरप्लेन बनाती है। इसका हर देश में ऑफिस होता है और एयरबस इंडिया की देखरेख किरण राव करते हैं। तो विजय मल्ल्या ने किरण राव को बताया कि उसे 10 एयरबस A320 चाहिए, 3 एयरबस A319 विमान चाहिए उसे। इतनी एयरलाइंस। और ये बात कहते ही विजय मल्ल्या ने सीधे बोर्ड मीटिंग बुलाई और वहां ऐलान किया कि अगले साल 7 मई 2005 को उसके बेटे सिद्धार्थ की 18वीं सालगिरह होगी और उसकी 18वीं बर्थडे पर वो उसे एक एयरलाइन गिफ्ट करना चाहता है, जिसका नाम किंगफिशर एयरलाइन होगा। अब बोर्ड मीटिंग में ये फैसला पसंद नहीं आया। असल में मीटिंग में यूबी के एमडी कल्याण गांगुली ने कहा कि फिर से सब कुछ शुरू करने से मुनाफा मिलेगा। दरअसल पहले मल्ल्या ने यूबी एयर के लिए एक कंपनी बनाई थी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ
नहीं हो पाया था, तो बाद में इसे कॉर्पोरेट चार्टर्ड प्लेन्स के लिए चलाया गया। लेकिन मल्ल्या ने कहा कि मैंने मन बना लिया है, इस बार तैयारी शुरू करो और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 7 मई 2005 को इसे सिद्धार्थ के जन्मदिन पर लॉन्च करेंगे। विजय मल्ल्या खुद किंगफिशर एयरलाइंस में 400 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। अब सिद्धार्थ का जन्मदिन करीब आता है, लेकिन पूरी मेहनत के बावजूद भी ये 2 दिन लेट हो जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस 7 मई की बजाय 9 मई 2005 को लॉन्च होती है। सिद्धार्थ मल्ल्या के जन्मदिन के 2 दिन बाद अब जैसे ही किंगफिशर लॉन्च हुआ, हर जगह उसकी लग्जरी एक्सपीरियंस की चर्चा होने लगी। न्यूज, टीवी, पेज 3, हर जगह बात हो रही थी। पहले जहां सिर्फ फ्लाइट में मैगजीन रखी जाती थी, वहीं किंगफिशर में स्क्रीन लगाई गई थी। बैठते ही हेडफोन मिलते थे, बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलता था और एयर होस्टेस भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग वाली होती थी, जिन्हें खुद मल्ल्या चुनते थे। दरअसल कई लोग तो टिकट सिर्फ उन अच्छी ट्रेनिंग वाली एयर होस्टेस को देखने के लिए खरीदते थे। 1 साल के अंदर ही किंगफिशर ने जबरदस्त शुरुआत कर ली। हर जगह किंगफिशर की बात हो रही थी और उसे कई अवार्ड भी मिले। पेज 3 पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मल्ल्या ने जो पैसे लगाए थे उससे अभी तक मुनाफा नहीं हुआ था। हाँ, ब्रांड जरूर बन गया था। अब ये सब देखकर विजय मल्ल्या ने और प्लेन खरीदने का सोचा, जिसके लिए वो IDBI के पास गया। लेकिन यूबी ग्रुप के कुछ नियमों को लेकर दिक्कतें थीं, इसलिए IDBI ने लोन देने से मना कर दिया। फिर भी विजय मल्ल्या ने निवेश किया और प्लेन मंगवाए। इसके बाद विजय मल्ल्या ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने का मन बनाया, लेकिन सिविल एविएशन के नियमों में एक क्लॉज था जिसके अनुसार एयरलाइंस को कम से कम 5 साल तक घरेलू उड़ानें चलानी चाहिए, तभी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस मिलेगा। उस वक्त जेट एयरवेज के अलावा सिर्फ एक ही एयरलाइन थी जिसने 5 साल पूरे किए थे। वो थी एयर डेक्कन, जिसे GR गोपीनाथ चलाते थे। ये एयर डेक्कन एयरलाइन ने इंडियन एयरलाइन की नस पकड़ ली थी, क्योंकि ये घरेलू उड़ानें बहुत सस्ते दामों पर देती थी। सच बताऊं तो कुछ रूट्स पर उन्होंने टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपए रखी थी। उनकी लग्जरी से कोई लेना देना नहीं था। उनका मुख्य मकसद था लोगों को कम दाम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जहां हवाई जहाजों में पहले 2 टॉयलेट होते थे, लेकिन उन्होंने उसे घटाकर 1 कर दिया और 2 और सीटें लगा दी। तो इस तरह से वो ऑपरेट करते थे, मतलब किंगफिशर के स्टाइल के बिल्कुल उलट। और एयर डेक्कन की सस्ती कीमतों की गेम ने किंगफिशर और दूसरी एयरलाइनों को परेशान कर दिया। तो विजय मल्ल्या ने सोचा कि अगर हम ये एयरलाइन खरीद लेंगे तो 2 काम हो जाएंगे। पहला, हमें इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाएगा और दूसरा, मुकाबला खत्म हो जाएगा। और मल्ल्या इतने बेचैन थे कि फरवरी 2007 में बिना कोई बैलेंस शीट चेक किए ही उसने साफ साफ इसे हासिल कर लिया। और इसे हासिल करने के बाद उसने कुछ ऐसे बदलाव किए जो उनके लिए भविष्य में फायदेमंद नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने इसे हासिल किया और तुरंत इसका नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया। दूसरा, एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये लोग सस्ते दामों पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। टिकट्स बहुत सस्ते थे, लेकिन ये खासियत बदल दी गई। किंगफिशर रेड बनाने के बाद इसकी सुविधाएं बढ़ा दी गईं। विजय मल्ल्या का मानना था कि हम किंगफिशर हैं, चाहे हम सस्ते टिकट दें, लेकिन सुविधाओं में कोई समझौता नहीं करेंगे। तो एक तरह से किंगफिशर ने एक अच्छी चलती फिरती और मुनाफे वाली फ्लाइट को महंगे दाम में खरीदा और उसे उसी नाम से किंगफिशर फ्लाइट बना दिया। और कुछ समय बाद उन्होंने इसकी कीमत भी बढ़ा दी। जब कीमत बढ़ी तो लोग दूसरी एयरलाइंस की तरफ चले गए, जो इससे भी कम दाम में सफर करवा रही थीं। असल में विजय मल्ल्या को यह बात समझ ही नहीं आई कि भारत में लोग सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, चाहे आप सुविधाएं बढ़ाओ या घटाओ। दूसरे एयरलाइंस की तुलना में किंगफिशर का चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। इसका कारण था कि वे दूसरी एयरलाइंस की तुलना में काफी सुविधाएं देते थे। जब उन्होंने एयरलाइंस शुरू की तो उन्होंने दूसरी एयरलाइंस के कर्मचारियों को अपने यहां लुभाना शुरू कर दिया। 75% वेतन बढ़ोतरी दी गई, इसलिए कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर किंगफिशर में चले गए। इस तरह किंगफिशर ने अपनी एक पहचान बनाई, लेकिन खर्चों की वजह से कभी मुनाफे में नहीं रह पाया। अब आते हैं साल 2008 पर, और यहीं से किंगफिशर की परेशानियां शुरू होती हैं। मल्ल्या का किंगफिशर के बारे में जो सोच था वो था इसे बढ़ाना और मुनाफा कमाना। ये काम नहीं करता। अब इसके बाद मल्ल्या बैंक की तरफ मुड़ता है और बैंक से लोन लेने पहुंचता है। अब बैंक एक कंसोर्शियम बनाता है लोन पास करने के लिए। कंसोर्शियम लोन में सारी बैंक मिलकर लोन देती हैं और एक बैंक संपर्क का मुख्य केंद्र होता है। तो इस केस में SBI ने 17 बैंकों का कंसोर्शियम बनाया और लोन पास किया, और SBI मुख्य संपर्क बिंदु था। अब कुछ दिन बाद मल्ल्या फिर से लोन लेता है, इस बार IDBI बैंक से, और रकम थी 900 करोड़ रुपए, जो पहले मना कर दिया गया था। उस रविवार को जब बैंक बंद होते हैं, बैंक खुल गए, उस दिन लोन प्रोसेस हो गया और सिर्फ 2 दिन में उसे लोन मिल जाता है। जो लोन की रकम मैं बता रहा हूं वो अलग अलग जगह पर थोड़ी अलग लग सकती है। कहीं जुर्माना जुड़ जाता है, कहीं ब्याज बढ़ जाता है, इसलिए ये नंबर बदल सकता है।
अब उसके पास पैसे आ गए थे और फ्लाइट्स भी खरीद ली गई थीं। तो किंगफिशर ने 2008 में बैंगलोर से लंदन के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू की और उसी साल आईपीएल की टीम भी बन रही थी। 446 करोड़ में मल्ल्या ने उसी वक्त आईपीएल की टीम भी खरीद ली। तो एक तरफ लोन लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ टीम्स को कई 100 करोड़ों में खरीदा जा रहा था। तो यहीं से सब चीजें लंबे समय तक चलती रहीं। उसके बाद ग्लोबल मंदी शुरू हो गई और तेल के दाम बढ़ गए, जिससे यात्रियों की खरीदने की ताकत भी कम हो गई, क्योंकि उनके नौकरियों में भी दिक्कत आई थी। तो ऐसे समय में सिर्फ किंगफिशर ही नहीं, बाकी एयरलाइंस को भी बड़ी हानि उठानी पड़ी। लेकिन बाकी फ्लाइट्स जो उस वक्त बहुत ही सतर्क तरीके से चल रही थीं, मल्ल्या ने इसके उलट काम किया। उसी समय जून 2009 में मल्ल्या ने और ज्यादा प्लेन खरीदे, A330 मॉडल। फिर अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल खरीदा गया था। लोगों को लगा कि कौन सा बिजनेस मॉडल है ये। जब बाकी एयरलाइंस कुछ नहीं कर पा रही थीं, वो लगातार प्लेन खरीद रहा था। फिर आता है जून 2010 का वक्त और उस समय बीजेपी और जनता दल की मदद से मल्ल्या बीकेम हो गए राज्यसभा के सांसद। अब वो लगातार सांसद बने रहते थे और हर पार्टी उनका समर्थन करती थी, लेकिन वो सिर्फ नाम के सांसद थे। पूरे समय में उन्होंने संसद के फर्श पर कभी कोई बहस में हिस्सा नहीं लिया। अपनी अवधि में उसने कुछ सवाल जरूर पूछे थे, बाकी उसने खुद से कोई सवाल नहीं किया। बदले में उसने कर्नाटक से जुड़े कुछ सवाल उठाए, लेकिन लोग इस बात पर भी शक करते हैं कि ये सवाल उसके खुद के हैं या उसने अपने मैनेजर को बता दिया और समय समय पर भिजवा दिए। संसद में एक सांसद के पास खास अधिकार होता है, जिसमें पूरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उसने एक भी बार इसका इस्तेमाल नहीं किया। कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाया, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टीज उसे सांसद बनाने में मदद कर रही थीं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं। फिर जब वो फिर से सांसद बनकर आए तो कुछ ही दिन बाद उन्होंने फिर से एसबीआई से लोन लिया। एसबीआई ने कंसोर्शियम बनाया और उसे 1600 करोड़ का लोन मंजूर कर दिया। जैसे ही उसे लोन मिला, उसने फिर से खरीदारी शुरू कर दी। उसने बोइंग 777 खरीदा। अगर सारे छोटे बैंकों के लोन जोड़ो तो उस वक्त उसने काफी लोन लिया था, जो कि 7000 करोड़ से ज्यादा था। कहीं कहीं तो ये आंकड़ा 8000 करोड़ तक भी बताया जाता है, कहीं कहीं तो 9000 तक भी मिल जाता था, लेकिन औसतन उसने 7000 से ज्यादा का लोन लिया था। अब जब बैंक लोन दे रहा था तो सब सोचते थे कि बैंक सोच समझकर लोन दे रहा है, शायद उन्होंने सिक्योरिटी रखी होगी, जैसे आम आदमी से करते हैं जब पैसे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं निकला। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा क्यों। उस वक्त किंगफिशर की कीमत काफी बढ़ गई थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था। ग्लोबल मंदी आ गई थी, तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, तो धीरे धीरे उसके वेंडर उसके पैसे नहीं दिए जा सके और इसी वजह से कई ऑयल कंपनियों जैसे एचपी और भारत पेट्रोलियम ने किंगफिशर को तेल देने से रोक दिया, क्योंकि वो पुराने बिल साफ नहीं कर पा रहा था। वहीं इंडियन ऑयल ने कहा कि हम किंगफिशर को बैन नहीं कर रहे, लेकिन हमें पहले पेमेंट चाहिए, तभी तेल देंगे। तो ये सिर्फ ऑयल कंपनियों की समस्या नहीं थी। बैंगलोर और हैदराबाद एयरपोर्ट्स ने भी लैंडिंग चार्ज पहले लेने शुरू कर दिए, क्योंकि किंगफिशर के प्लेन उतरते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, जो बकाया हो रहा था। इसलिए इन एयरपोर्ट्स ने किंगफिशर के लिए एक अलग नियम बना दिया कि हमें लैंडिंग चार्ज पहले से ही चाहिए थे। और इसके साथ ही लोन की किस्तें भी रुक गई थीं और वो डिफॉल्ट भी हो गए थे। केटरिंग वालों को उनके बिल भी पूरी तरह से नहीं मिले थे। अब इन सब वजहों से यात्रियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि सुविधाएं ठीक नहीं हैं, और जिन जिन वेंडर्स के बिल बकाया थे उन्हें नकली चेक दिए गए थे। मतलब चेक देते थे और चेक बाउंस हो जाता था। तो ये वेंडर्स चेक बाउंस होने पर कोर्ट के पास गए और किंगफिशर के खिलाफ केस कर दिया। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किंगफिशर के सीएफओ को सजा भी दी, क्योंकि उसका 50 लाख का चेक बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर हर तरफ फंसा हुआ था। स्टाफ की सैलरी भी बंद हो गई थी और ये कुछ महीनों से चल रहा था। स्टाफ हड़ताल पर जाने लगा था। अगर मुनाफे नुकसान की बात करें तो सिर्फ 2009 में ही एयरलाइन को 400 करोड़ का घाटा हुआ था, और ये उसकी पहली घाटे वाली साल नहीं थी। 2005 से लेकर जब तक किंगफिशर एयरलाइन चल रही थी, उसने एक भी बार मुनाफा नहीं कमाया था। इसके बावजूद उसने बैंक से लोन लिया, हर साल प्लेन खरीदे, और उन्होंने अपने खर्चे कम नहीं किए और पब्लिक रिलेशन में करोड़ों रुपए डाल दिए। कंपनी की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि विजय मल्ल्या जो तरीका अपना रहे थे उसमें स्टाफ की सैलरी रोक दी थी, लोन की किस्तें भी नहीं भर रहे थे। लेकिन जब जन्मदिन आता था तो 3 दिन तक जमकर पार्टी करते थे, जिसमें हेनरी के, स्पेनिश सिंगर्स और कैलेंडर मॉडल ऑडिशन जैसी चीजें होती थीं। चाहे कैलेंडर हो या स्पोर्ट्स इवेंट, लॉन्चिंग में करोड़ों रुपए लगते थे। तो ये सब तेजी से चल रहा था और मल्ल्या ने अपनी सैलरी भी खुद तय कर रखी थी। वो किंगफिशर से 33 करोड़ रुपए सैलरी लेते थे और उसे समय पर भी देते थे। इतने सब होने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। मल्ल्या को इस वक्त थीम पार्टीज बहुत पसंद थी, तो वो वक्त वक्त पर थीम पार्टी करते रहते थे।
आसपास के फेमस लोगों को बुलाते और जब वो अपने प्राइवेट जेट में सफर करते तो उनके साथ लाखों की हाइब्रिड कुत्ते भी चलते थे। वो मर्सिडीज कार के बड़े फैन थे। अगर कोई मॉडल थोड़ी देर से बाजार में हो तो फिर वो वही मॉडल फिर से खरीद लेता था। इस बार जब वो यूके गया तो उसने कहा कि वहां पहुंचने से पहले एक मर्सिडीज होनी चाहिए। तो उसके एक बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं विजय मल्ल्या से बात करता हूं, वहां पहले से ही 18-20 कारें हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए खरीदना सही नहीं होगा, इसे टाल सकते हैं और उसी दिन खरीदने में भी बहुत दिक्कतें होंगी। ये सुनकर विजय मल्ल्या इतने गुस्से में आ गए कि बोले अब मुझे उसी मॉडल की 2 मर्सिडीज चाहिए और बस एक मर्सिडीज वहीं छोड़कर चले गए। उन्हें लाखों की नीलामी में जाकर चीजें खरीदने की आदत थी। उसने पहले ही टीपू सुल्तान की तलवार, गांधी जी की मूर्ति और कई दूसरी चीजें करोड़ों में खरीद ली थीं। और जब उसका लोन का मामला चल रहा था तभी सीबीआई की जांच शुरू हुई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि वो लोन नहीं चुका पाया, लेकिन उसी समय मल्ल्या ने 35 मिलियन यूरो की एक प्रॉपर्टी खरीदी। और इतना ही नहीं, मल्ल्या ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम गिज़्मो होल्डिंग्स था। इसके जरिए वो फ्रांस में 8 मिलियन यूरो का भुगतान करने वाला था। जब ये कुछ खबरें आईं तो लोगों का गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि वो शेल कंपनियां बना रहा था, इंडिया में लोन ले रहा था और पैसा बाहर भेज रहा था। और ये सारी खबरें हो जा रही थीं। चेक बाउंस, लोन की वापसी नहीं करना, बाहर शेल कंपनियां बनाना, ये सब कुछ चल रहा था। दिसंबर 2011 में एक और बात जुड़ती है। यूनियन मंत्री संसद में आते हैं और कहते हैं कि विजय मल्ल्या की किंगफिशर 2 साल से टैक्स नहीं दे रही है। किंगफिशर ने 150 करोड़ से ज्यादा का टैक्स नहीं दिया। और इसी वक्त बैंक को पता चलता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसे हर तरफ से दबाव झेलना पड़ रहा था। और ये देखकर बैंकों ने उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। असल में कुछ बैंकों ने तो ये तक कह दिया कि वो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहा है, मतलब वो ये सब इरादतन कर रहा है। अब उसके ऊपर ये सब बातें चल रही थीं, सैलरी, चेक बाउंस, टैक्स। अगर कोई और होता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है। असल में एसबीआई बैंक, विजय माल्या और आरबीआई तीनों की एक बैठक होती है जिसमें वो मास्टर डेट रिकास्ट अग्रीमेंट बनाते हैं, MDRA। तो ये अग्रीमेंट 21 दिसंबर 2010 को साइन किया गया था। तो बैंक और बाकी सब ने साइन किया और असल में इसमें बैंक अपने लोन खत्म कर रहे थे किंगफिशर के शेयर लेकर। अब इस पर भी सवाल उठे थे। मार्केट में शेयर की वैल्यू लगभग 38 से 39 के आसपास थी, लेकिन बैंकों ने शेयर 64 रुपीस की रेट पर खरीदे। अब जब उन पर दबाव बढ़ा तो बैंकों ने कहा कि मार्केट अभी नीचे है, इसलिए रेट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप किंगफिशर के पूरे स्टैंडर्ड को देखें तो इसका एवरेज 64 ही बनता है। तो 64 रुपीस में हमने अपना लोन कन्वर्ट करवा लिया। लेकिन ये सारी गैर जिम्मेदाराना चीजें केवल सरकारी बैंक में हो रही थीं। प्राइवेट बैंक भी लोन देते थे, लेकिन वो आखिर में सुरक्षित थे। जैसे ICICI, HDFC भी लोन देते थे, लेकिन उनके पास उसकी दूसरी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर गिरवी रखे होते थे, जिन्हें बेचकर उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया। मामला यहां तक पहुंच गया कि लोग डरने लगे कि जिस बैंक में हमने अपना पैसा रखा है वो बंद हो सकता है। अब देखो, जब कोई किसान लोन चुकाता है तो उसकी जमीन बिक जाती है, और जब कोई अमीर कर्ज नहीं चुकाता तो बैंक बिक जाते हैं। और ये सब जो हो रहा था उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाती थी। सच कहूं तो बाद में जब मैं आपको यूके के बारे में बताऊंगा तो वहां भी यही हाल था। जब मामला यूके पहुंचा तो वहां मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम के कुछ खत सामने आए, और जब वो खत सामने आए तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि पी चिदंबरम और मनमोहन सिंह ने विजय मल्ल्या की मदद की। देखो, जो बैंक कर्ज दे रहा था वो कर्ज किंगफिशर के ब्रांड वैल्यू के आधार पर दे रहा था, और ब्रांड वैल्यू कोई भी मैनेजर आसानी से नहीं बता सकता। इनके पास एक सही प्रोसेस होती है जिससे ये कैलकुलेट करते हैं। तो सरकारी बैंकों ने कैलकुलेट किया, जिसका ब्रांड वैल्यू 160 करोड़ आया। लेकिन एक ऑडिट फर्म है जिसका नाम ग्रांट थॉर्नटन है, जिसे अब अदानी ने हायर किया है। कई सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे क्लीन गंगा, नीति आयोग के साथ उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने किंगफिशर ब्रांड का ऑडिट किया और उनका ऑडिट वैल्यू निकला 4100 करोड़। मतलब ये फर्क दिन और रात जैसा था। 160 कहा है और 4100 करोड़ कहा है। तो इस कंपनी पर भी सवाल उठे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंक उस मूल्यांकन के आधार पर लोन दे रहे थे जो कंपनी ने किया था, और जब लोन डिफॉल्ट हो गया और उन्होंने ब्रांड बेचने की कोशिश की, जिसमें मुख्य ब्रांड था फ्लाई किंगफिशर, फ्लाइंग मॉडल्स, फ्लाई द गुड टाइम्स, फन लाइनर्स, किंगफिशर, कोई भी इन ब्रांड्स को खरीदने नहीं आया।
मतलब एक भी रुपया वापस नहीं आया। और ये सब देखकर फरवरी 2012 में किंगफिशर के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए। उसके बाद 20 अक्टूबर 2012 को सिविल एविएशन महानिदेशालय DGCA ने किंगफिशर एयरलाइंस का उड़ान लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। किंगफिशर की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानें पूरी तरह बंद हो गईं। सारे कर्मचारी सड़कों पर आ गए, वेतन बढ़ोतरी की मांग लेकर प्रदर्शन करने लगे। और इसके बावजूद विजय मल्ल्या आराम से राज्यसभा में, जन्मदिन की पार्टियों में, IPL में दिखते रहे। तो ये बड़ी गलतियां जानबूझकर की गई हैं या गलती से, ये पता लगाने के लिए CBI जांच शुरू करती है। तो सबसे पहले CBI ने जो किया वो सबसे डरावना था। CBI ने 16 अक्टूबर 2015 को इमिग्रेशन विभाग को एक लुकआउट नोटिस भेजा। उसमें कहा गया था कि अगर विजय मल्ल्या देश छोड़कर जाना चाहे तो उसे इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया जाए और वापस भेज दिया जाए। साथ ही CBI को भी सूचित किया जाए, किसी भी हालत में उसे देश के बाहर जाने नहीं दिया जाना था। लेकिन यहां एक और समस्या भी आई। किसी तरह 24 नवंबर 2015 को CBI द्वारा भेजे गए नोटिस में कुछ शब्द बदल दिए गए। अब उसमें लिखा था कि अगर विजय मल्ल्या दिखे तो बस उसे रोको, पूछो कि वो कहां जा रहा है और उसकी लोकेशन CBI को बताओ। उसे भारत से बाहर जाने से रोकना जरूरी नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात ट्वीट की थी कि मल्ल्या पहले दिल्ली पहुंचेगा इस लुकआउट नोटिस को बदलवाने के लिए और एक ताकतवर शख्स से मिलेगा और ये बदलाव करवा लेगा ताकि वो आसानी से घूम फिर सके। इसके बाद सभी बैंक 1 मार्च 2016 को एक साथ आए और अटॉर्नी जनरल डेट रिकवरी DRT के पास गए और कहा तुरंत उसका पासपोर्ट जब्त कर दो, वो भाग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता समझी और अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च 2016 का दिन तय किया। ये सब होने वाला था। अब जब ये सब चल रहा था, 1 मार्च की बात है, तो विजय मल्ल्या 1 मार्च को संसद पहुंचे और अगले दिन 2 मार्च 2016 को दिल्ली एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W122 पकड़कर 55 सूटकेस के साथ और एक महिला दोस्त के साथ लंदन भाग गए। और इस बार उन्होंने प्राइवेट जेट की बजाय कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया। फिर वो बेकर स्ट्रीट में रहने लगे, मैडम तुसाद के पास। और पहुंचने के बाद विजय मल्ल्या ने कहा कि वो यहां तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात करके आए थे। अब अरुण जेटली पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 2 तारीख को संसद में मुझसे मिले थे, लेकिन वो सांसद थे तो कुछ कहा जरूर, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हम लोग बस यही चर्चा नहीं हुई, मैंने बस उनकी बात को अनदेखा किया और उन्हें कहा कि बैंकर से मिलो। लेकिन कांग्रेस नेता PL पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं। आप राज्यसभा के सेंट्रल हॉल की फुटेज देख सकते हैं। 1 मार्च 2016 को उन्होंने 10 मिनट से ज्यादा बात की थी और अगर ये गलत साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब ये सब बातें चल रही थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो कर सकता था किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मल्ल्या की कंपनियों से संपर्क किया, UK के भारतीय उच्चायुक्त तक पहुंचा, यहां तक कि उनके राज्यसभा के ईमेल ID पर भी संपर्क किया, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। अब देखो, विजय मल्ल्या के UK भाग जाने के बाद बैंकों के हाथ बंद गए थे। असल में सरकार के अफसरों के हाथ भी बांध दिए गए थे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी यहां से कंट्रोल में थीं। देखो, भारत और UK के बीच 22 सितंबर 1992 को एक संधि हुई थी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, जिसमें अगर किसी देश का कोई शख्स अपराध करता है तो उसे एक दूसरे के हवाले कर दिया जाता है। इसी के आधार पर विदेश मंत्रालय के जनरल VK सिंह ने फरवरी 2017 में एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने 18 अप्रैल 2017 को UK में उन्हें गिरफ्तार किया और वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। लेकिन मल्ल्या के वकील ने उन्हें कंडीशनल बेल पर रिहा करा लिया। इंडिया ने फिर से कोशिश की। इसके बाद विजय मल्ल्या ने UK एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003 के तहत कई उपाय किए, जिनसे वो फिर से बच गया। और अब भारतीय बैंक इंडिया के साथ साथ UK में भी केस लड़ रहे हैं। बैंक कहते हैं कि मल्ल्या जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले हैं, मतलब उन्होंने ये सब इरादतन किया है। तो देखो, अभी की स्थिति यह है कि विजय मल्ल्या ब्याज और जुर्माना माफ करने की पेशकश करते हैं, इतना देकर कर्ज चुकाने को कहते हैं। वो बार बार बातचीत करने की कोशिश करते रहते हैं, यहां वहां ट्वीट भी करते रहते हैं और खबरें आती रहती हैं कि उन्हें इंडिया वापस लाया जाएगा, लेकिन फिर आखिर मौके पर उनके वकील उन्हें फिर से बचा लेते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन सरकार ने यह पक्का किया है कि वो उसे वापस लाएंगे और लोगों का पैसा उसकी संपत्ति बेचकर और उससे किसी तरह बात करके वापस लिया जाएगा।